अस्सलाम वालेकुम यार, हाथ कौन दे रहा हो? अच्छा, लास्ट क्लास के अंदर फायरबेस ओटीपी पे हम फंसे हुए। ट्राई किया भाई? क्यों भाई, ट्राई क्यों नहीं किया? यार इसकी ये जो ओटीपी की सर्विस है ना, इसमें एक इशू आया है। मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट, लाइट ऑफ। अच्छा, इसके अंदर मसला क्या है फायरबेस ओटीपी वाले के अंदर, कि आपको ये जो फोन पे ओटीपी सेंड करने वाला ना, यहाँ पे आपको लास्ट ऑप्शन दिया है फॉर टेस्टिंग। यहाँ पे जो जो नंबर आप ऐड करोगे वो सही काम कर रहे होंगे। मतलब जो नंबर आप यहाँ पे दोगे सिर्फ वो उस पर टेस्ट हो सकता है इन फ्री वर्जन। मतलब फ्री वर्जन के ऊपर सिर्फ इस पे काम करेगा। उसके बाद क्या है कि जब आप इसको इसकी सर्विस को बाय कर लोगे, उसके बाद आपके हर नंबर के ऊपर एक्टिव हो पाएगा। वेब के ऊपर, ऐप के ऊपर नहीं, वेब के ऊपर। क्योंकि वेब के ऊपर ना वही लास्ट क्लास वाला जो हमारे पास एरर आ रहा था, वही आ रहा था। तो उसका हल यही है कि भाई आप यहाँ पे जाके सिंपल अपने टेस्टिंग नंबर ऐड कर दोगे और वेरिफिकेशन कोड भी खुद ही ऐड करोगे। मतलब कोड भी यहाँ पे खुद ऐड करोगे ओनली टेस्टिंग पर्पस के लिए। और यहाँ जाके आपने 6 नंबर का ओटीपी ऐड किया, तो अब क्या है कि सिर्फ और सिर्फ जब यूजर इस नंबर से आएगा तो उसके बाद ये ओटीपी सेंड होगा बस। कोई और नंबर दिया उसके ऊपर ओटीपी नहीं जाएगा। आ रही समझ? सिर्फ ओनली टेस्टिंग पर्पस के लिए। जब जब आपकी ऐप लाइव होगी तो आप इस सर्विस को खुद बाय करोगे। तो वो बोल रहा वाइवा था आज इसलिए लेटा है। तो इसलिए इस सर्विस को, क्योंकि अब वेब पे तो सही करके काम नहीं कर रही, और अगर हम यूं करके ऐड ही करेंगे तो ये सर्विस यूज करने का मकसद ही नहीं हुआ कि हम वेरिफिकेशन कोड भी खुद ही बता रहे हैं और नंबर भी खुद ही बता रहे हैं, तो फिर ये सर्विस यूज करने का कोई फायदा नहीं है। हम जब रिएक्ट नेटिव पे जाएंगे तो वहां पर ये सर्विस हमें ऐप के अंदर फ्री इंटीग्रेट हो पाएगी, तो हम इस सर्विस को दोबारा से ऐप के अंदर यूज कर पाएंगे। लेकिन अगर किसी ने यूज करना ही है तो आपने यहाँ जाकर नंबर ऐड करना है, वेरिफिकेशन कोड ऐड करना है, और उसके बाद अच्छा ये आपको बोल रहा है कि भाई आप पहले से ही ये नंबर ऐड कर चुके हो, सेम सेम नंबर आप बार बार ऐड नहीं करोगे। एरर एडिंग फोन नंबर। या अच्छा, एक ही नंबर, नंबर भी सिर्फ एक ही ऐड कर सकते हो। ये बहुत मसला है। अच्छा, नंबर भी सिर्फ एक ही ऐड कर सकते हैं, इसको डिलीट करके दोबारा से आप सेंड कर पाओ। तो नंबर भी टेस्टिंग के लिए एक ही ऐड कर सकते हैं। तो ये सर्विस फिर हमारे किसी काम की नहीं है, क्योंकि वही नंबर अगर हमने ऐड करना है तो हम खुद ही क्यों ना उसके नंबर के ऊपर ओटीपी सेंड कर लें, इसके जरिए, टेलियो के जरिए, कि हम खुद एसएमएस भेज दें। जब हमें मैसेज ही भेजना है तो क्यों ना हम इसकी सर्विस यूज कर लें। लेकिन ये भी ट्राई फॉर
फ्री का मकसद कि कुछ टाइम के लिए फ्री है, उसके बाद फिर से इसके लिए पैसे देने पड़ेंगे। आ रही समझ भाई? तो अभी हम अगले अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं, लेकिन इसको जब हम ऐप में जाएंगे ना तो ऐप में इजीली टेस्टिंग कर पाएंगे इंशाल्लाह। ऐप में फ्री वर्जन के ऊपर हमें 4 से 5 ऑप्शन दे पाएगा। अब नया टॉपिक हमारे पास चैट ऐप, जो हम चैट वेबसाइट बनाएंगे जिसके अंदर हमारा दो यूजर आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगे। इससे पहले जो हमने वेबसाइट बनाई थी वो रियल टाइम डेटाबेस पे बनाई थी। अब जो हम चैट ऐप बनाएंगे वो फायरस्टोर पे बनाएंगे, जिससे फायदा क्या होगा कि हमें रियल टाइम जावास्क्रिप्ट में यूज कर लिया, फायरस्टोर हम यहाँ यूज कर रहे हैं। इतना लेट क्यों आए हैं भाई? बोरे पेपर याद करा था, इसका याद ही नहीं रहा। यही दो तो क्लास होती हैं यार, भूल गए? सही है भाई। तो अब रेक के अंदर हम फायरस्टोर कैसे यूज कर सकते हैं? फायरस्टोर भी एक डेटाबेस की तरह ही है, मतलब जैसे रियल टाइम डेटाबेस यूज कर रहे हैं, हमने उसके अंदर वेबसाइट बनाई थी तो उसमें भी हमने रियल टाइम डेटाबेस यूज किया था। तो अब अगर चाहें तो आप चैट को भी रियल टाइम पे बना सकते हो, और चैट क्योंकि होती भी रियल टाइम पे है, लेकिन हम फायरस्टोर से भी रियल टाइम चैट जनरेट करेंगे कि दो यूजर आपस में रियल टाइम पे चैटिंग कर सकें, मल्टीपल यूजर्स। तो अब इस चैट का स्ट्रक्चर बनाते हैं भाई। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि फायरस्टोर में डेटा हम ऐड कैसे कर सकते हैं। तो फायरस्टोर के लिए आप फायरस्टोर में जाओगे, या हम यहाँ पे जाके नया बना लेते हैं क्योंकि इसके अंदर मेरा बना होगा। तो हम फायरबेस पे गए, कंसोल पे चले गए और यहाँ से कोई भी प्रोजेक्ट सिलेक्ट कर लिया। इस प्रोजेक्ट को उठा लेते हैं, या इसी को डिलीट करना है तो डिलीट कर दो। वैसे इसके अंदर कोई भी सर्विस नहीं लगी तो हम यहाँ लगा सकते हैं। सबसे पहले ऑथेंटिकेशन लगाते हैं इसके अंदर। सही है भाई, तुम्हारे पास फायरस्टोर बिल्कुल खाली हो गया। अच्छा, रियल टाइम डेटाबेस में कैसा डेटा सेट होता था वो थोड़ा सा इजी था। ये थोड़ा सा इसकी, क्योंकि हमने ज्यादा रियल टाइम यूज किया है तो फायरस्टोर थोड़ी सी मुश्किल होगी। इसमें क्या होता था कि हमारे पास आईडीज वाइज इस तरह करके डेटा स्टोर होता था। ऐसी है ना भाई कि ऊपर एक यूजर्स का कलेक्शन, फिर उसमें फर्क क्या है कि रियल टाइम के अंदर कलेक्शन होते हैं, उसके अंदर हम रेफरेंस पे डेटा बनाते हैं। यहाँ पर हमारे पास कलेक्शन होंगे फायरस्टोर के अंदर, वहां पर हमारे पास चाइल्ड हुआ करते थे, चाइल्ड, जहां पर हमारे पास डॉक्यूमेंट्स होंगे फायरस्टोर के अंदर।
रियल टाइम के अंदर रेफरेंस के ऊपर डेटा बनता था, फाइल स्टोर के अंदर कलेक्शन पे बनेगा। वहां पे चाइल्ड बनते थे, यहाँ पे क्या बनेंगे, डॉक्यूमेंट। बस फर्क ये है। तो इसको लगाने के लिए हम लास्ट क्लास वाला कोड उठाते हैं। या फिर नया बना लेते हैं ताकि मसला ही ना हो। तो हमने सबसे पहले एक नया पैकेज जनरेट कर लिया जिसका नाम रखा चैट ऐप। अब चैट ऐप को अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे हम लोग कैसे बना के लेके चलेंगे इसको। सबसे पहले तो हम ये सपोज करते हैं कि भाई हमारे पास मल्टीपल यूजर्स आएंगे, मल्टी यूजर्स होंगे। फिर क्या होगा कि हर यूजर को एक बंदा दूसरे बंदे को रिक्वेस्ट सेंड करेगा, सही है भाई। फिर जब वो रिक्वेस्ट सेंड होगी उसके एक्सेप्ट होने पर, मतलब आप फेसबुक पे किसी को रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हो तो आपकी रिक्वेस्ट जब एक्सेप्ट हो जाए तो उन दोनों के बीच में मैसेज स्टार्ट हो जाए जब रिक्वेस्ट सेंड एक्सेप्ट हो जाए। और जिस यूजर ने, अब जैसे सपोज अली ने उमर को रिक्वेस्ट भेजी है तो अब उमर अली को नहीं भेज सकता क्योंकि सेंडर अली बन चुका है, रिसीवर उमर बन चुका है, जब तक पिछली रिक्वेस्ट एक्सेप्ट ना हो। अब अगर आप फेसबुक पे जाते हो, आप किसी को रिक्वेस्ट सेंड करते हो तो अगर आप उसी को सर्च करोगे तो उसकी प्रोफाइल में सेंड ऐड फ्रेंड का रिक्वेस्ट का ऑप्शन नहीं आएगा, कंफर्म का ऑप्शन आएगा कि आप उसकी कंफर्म करना चाहते हो। अगर आप डिलीट करते हो तो डिलीट करने के बाद आप उसको रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हो, अब आपने ऐड से। तो ये सपोज है कि भाई हमारे पास जब मल्टीपल यूजर होंगे तो एक यूजर रिक्वेस्ट सेंड करेगा, दूसरा यूजर क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। और एक्सेप्ट पे क्रिएट होते वक्त एक इनकी रूम आईडी, एक क्या बन जाएगी, रूम की आईडी, मतलब दो बंदों की अपनी एक रूम आईडी बन जाएगी और उस रूम आईडी के ऊपर चैटिंग हो रही होगी, ताकि ऐसा ना हो कि अली उमर से बात कर रहा हो और जो आयशा अली को मैसेज कर रही है वो उमर के पास जा रहे हो, ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। तो अब इसके अंदर रूम आईडी हमारी इस चीज की हेल्प करेगा कि किसको कौन से मैसेज सेंड करने हैं। उसमें सेंडर और रिसीवर चेक किया जाएगा कि कौन सेंडर है और कौन रिसीवर है। तो हमारे पास ये नया पैकेज जनरेट हो जाए फिर इस पे यूज करते हैं। अच्छा, फायरबेस रेक के साथ स्टार्ट की या स्टार्ट ही नहीं किया अभी तक? ऐसे कितने जिन्होंने स्टार्ट ही नहीं की? 1 2 3 4 5। किस चीज का वेट है भाई? 6 पेपर्स का। सुन, हमने क्यों नहीं स्टार्ट की? समझ नहीं आया था। तो जब कोशिश नहीं करेंगे कैसे समझ आएगा? यस, हमारे तो पेपर खत्म हो गया ना, तो हमने स्टार्ट की। तो कहां तक पहुंचे? कुछ कोई नई चीज बनाई भाई फायरबेस के साथ? वो ट्राई किया? हाँ, आवाज नहीं आ रही। इस पेपर में होस्ट किया, गुड। तो फायरबेस कब यूज करेंगे? अच्छा, अब हम दोबारा से फायरबेस क्योंकि इंस्टॉल कर रहे हैं, नया प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो हर एक ने कोशिश करनी है जैसे वेबसाइट को क्रिएट किया था, चैट ऐप भी सबके पास क्रिएट होनी चाहिए। हम यूआई पे ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, यूआई आप अच्छी बनाओगे। अगर व्हाट्सएप की तरह बनानी तो व्हाट्सएप की यूआई को ज़हन में रख के बनाना है, अगर मैसेंजर के ऊपर बनानी है तो मैसेंजर के मुताबिक यूआई को बनाना है, ताकि यूआई ऐसी हो कि किसी को दिखा सके। लेकिन हमारी ऐप ये वेबसाइट तो हम नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि यूआई इसकी इतनी अच्छी होगी नहीं, लेकिन आपने होस्ट करके लाजमी दिखानी है क्योंकि हमारा मेन काम है फंक्शनैलिटी कि चैट ऐप रियल टाइम
कॉन्सेप्ट है कि भाई होना चाहिए। आपका रियल टाइम है कि किसी क्लाइंट को दिखा सकें चैट ऐप, या उसकी वीडियो बना के शेयर कर सकें, तो वो लाजमी करना है। तो अगर किसी ने नहीं स्टार्ट किया था तो रिक्वेस्ट है कि आज से स्टार्ट कर देना, ठीक है भाई। तो हमने नया पैकेज, सबसे पहले एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट किया जिसका नाम रखा हमने चैट ऐप, और चैट ऐप के अंदर जाकर फायरबेस को इंस्टॉल कर दिया। तो हम जब तक इस कोड को खोल लेते हैं, चैट ऐप में गए, चैट ऐप के अंदर, और ये कोड डायरेक्ट का हमारे को कुछ ना कुछ तो समझ आ ही गया। और क्योंकि हमें एक पेज से दूसरे पेज पे भी जाना पड़ेगा, तो इसके लिए हम कौन सा पैकेज यूज करेंगे, राउटर डोम। ऐसी है ना भाई, रेक राउटर डोम भी यूज करना पड़ेगा ताकि यूजर मैसेज की स्क्रीन पे जा सके, रिक्वेस्ट की स्क्रीन पे जा सके, यूजर की लिस्ट पे जा सके मल्टीपल। तो आपने यहाँ पर आकर एक नया पैकेज इंस्टॉल किया, रेक्ट राउटर डोम। हाँ, रेक्ट राउटर डोम, और यहाँ जाके आप गेट स्टार्ट पे गए। यस, रेक राउटर डोम क्यों कर रहे हैं यार, ये पैकेज क्यों कर रहे हैं रेक राउटर डोम, राउटर को हम क्यों यूज करते हैं। तो अब हम यहाँ पे आए, यहाँ पर आकर पैकेज डॉट जेसन में चेक करते हैं, तो फायरबेस भी लग गई, रेक राउटर डोम भी लग गया, इन दोनों चीजों की जरूरत थी। अब हम यहाँ पे आए अपने फोल्डर्स के अंदर, यहाँ फोल्डर का ऑप्शन कहाँ चला गया। हेलो जी, कौन, अरे यार नहीं अली भाई, मैं इंशाल्लाह आपको कॉल करता हूँ यार, मैं अभी सिलानी हूँ कसम से। हाँ, क्लास ले रहा हूँ यार। हाँ, वालेकुम सलाम। नहीं यार, मैंने तो नहीं भेजा। अच्छा, वकार, कौन, अच्छा ठीक है, ठीक, जी 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 जी, ठीक, पहचान लिया अब तो पहचान लिया, अब तो पहचान लिया। सही सही। अभी वहीं जहाँ पे आपने क्लासेस ली थी वहीं पर, वहीं पे क्लास ले रहा हूँ। जी, सही से इंशाल्लाह यार तुम।
है यहाँ, ऐसे ही है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ओके। अबे यार ये क्या मुसीबत है यार, ये हाँ ऐप तो क्रिएट, ये रही ना यार, ऐप तो ये ऐप तो ये रही। अब इसको मैं शुक्र है, अब बंद नहीं होना चाहिए भाई। अब इसको बंद नहीं करना, यहीं पे इसको रखते हैं। सही, शुक्र है। हाँ भाई आ रहे हैं आ रहे हैं। सही है भाई, तुम्हारे पास बहुत मुश्किल से ये फोल्डर वापसी पत्नी कहाँ पे गुम हो गया था। इसका शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट ई, ये याद रखना है भाई, वरना फंसे रहेंगे अपन। कंट्रोल शिफ्ट ई, जिससे क्या होगा कि ये बंद हो जाएगा, और बंद था तो ये खुला होगा। कंट्रोल शिफ्ट ई। अच्छा, अब हम यहाँ पे आते हैं। इसके अंदर हमने फायरबेस भी यूज कर लिया, रेक राउटर डोम भी यूज कर लिया। app.js में गए, सबसे पहले हमें पता है कि भाई जब भी आप ब्राउजर राउटर लगाते हो तो आपको एक चीज इंपोर्ट करने की जरूरत पड़ती है, जिसका नाम है ब्राउजर राउटर। ऐसे ही है, हमने यहाँ पे ब्राउजर राउटर इंपोर्ट कर लिया, और यहाँ पे जाकर ब्राउजर राउटर को क्लोज किया, इधर से उठाकर यहाँ पे आकर दे दिया। ठीक है भाई, ये तो सिंपल ब्राउजर राउटर, ताकि एक पेज से दूसरे पेज पे जा सके। उसके बाद हम सोर्स में आते हैं। सोर्स में एक नया फोल्डर बनाएंगे हम कॉन्फ़िग का। कॉन्फ़िग का इसलिए ताकि इसके अंदर हम नेविगेशन की फाइल भी रख सकें और फायरबेस की फाइल भी रख सकें। अच्छा, जहां से मुश्किल लग रही हो वहां से बताइएगा, ताकि हम थोड़ी स्पीड आस्ता करें। वैसे इतनी तेज है नहीं, तो आपको इजीली समझ आ जाएगी। तो हमने सबसे पहले यहाँ पर नेविगेशन के लिए इंपोर्ट रेक्ट कर लिया। उसके बाद अब नेविगेशन बनानी है, तो आपने फंक्शन का नाम रखा, नेविगेशन के नाम से रख दिया नेविगेशन, ताकि एक पेज से दूसरे पेज को हम यहाँ पे जनरेट कर सकें। और हमें पता है एक पेज से दूसरे पेज के लिए सबसे पहले हम इंपोर्ट करते हैं राउट्स को, और राउट्स के अंदर होते क्या है, राउट। ऐसी है ना भाई, ये तो सब काम हम पहले से बिल्कुल कर चुके हैं। राउट्स इंपोर्ट होते हैं और राउट इंपोर्ट होते हैं, ताकि मल्टीपल, और इस राउट्स के अंदर एक चीज आती है पाथ, जो में ये बताता है कि भाई आपने किस टाइम कौन सा राउटर ओपन करना है। दूसरा एलिमेंट, जिसपे हम अपना कंपोनेंट बताते हैं। ये सब भूलना नहीं है, ये सब हमने पहले कर चुके हैं। ये मेन कॉन्सेप्ट है इसके रेक राउटर डोम के। तो हमने सबसे पहले मेन काम ब्राउजर राउटर इंपोर्ट कर लिया, एक नेविगेशन की फाइल बना ली, और इसको अभी के लिए, क्योंकि हमारे पास कोई फोल्डर है नहीं, तो हमने अभी के लिए इसको नेविगेशन को बस एक्सपोर्ट कर लिया। तो ये हमारे पास नेविगेशन क्या होगी, एक्सपोर्ट होगी। यहाँ पे आते हैं, एक नया फोल्डर बनाते हैं सोर्स के अंदर, जिसका नाम रखा कंपोनेंट्स, और इसके अंदर एक फाइल बना ली home.js, और यहाँ पर जाकर हमने एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कर लो, एक पहले फंक्शन बना लिया जिसका नाम रखा होम, और यहाँ पे जाके आपने रिटर्न करा लिया। रिटर्न के अंदर आपने h1 दे दिया, होम पेज, और यहाँ जाके आपने एक्सपोर्ट डिफॉल्ट होम लगा लिया। तो हमारे पास एक ये पेज आ गया। इस पेज को यहाँ पर हम इंपोर्ट करा लेते हैं, ताकि एक पेज तो हो जो यूज हो सके, और पाथ इसको बताते हैं स्लैश। सही है भाई, यहाँ तक सबको समझ आ रही है। अच्छा, अब हम app.js में आए। app.js में जितना भी कोड था इस सबको हटा दिया। क्यों? कि अब नेविगेशन इंपोर्ट होगी app.js में। ऐसे ही है ना भाई। तो हम यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर आपने दे दिया भाई किसको, नेविगेशन को इंपोर्ट कर लो। तो ये हमारे पास नेविगेशन आ गई। यहाँ पर आकर हम इसको एक बार रन कर लेते हैं, npm start। जब तक ये काम हो जाए, रन हो जाए, तो हमने कॉन्फ़िग के अंदर एक नेविगेशन की फाइल बनाई। दूसरी कौन सी बनाएंगे भाई,
भाई सोना नहीं है, सब बताना है। कौन सी फाइल बनाएंगे? firebase.js। सबसे पहले हमें पता है कि भाई आप इसके अंदर इंपोर्ट करोगे जैसे हमने लास्ट क्लास में इंपोर्ट करवाया था। जहां पर आपने ये चीजें इंपोर्ट की थी, फायरबेस, ये सब सर्विसेज, तो आपने यहां पर जाकर इसको रख लिया कि फायरबेस से firebase/compact/app निकाल लो। और अब हम auth की जगह क्या यूज करेंगे? हाँ, डेटाबेस की जगह क्या यूज करेंगे? फायर स्टोर। तो हमने फायर स्टोर यहां लिख दिया। उसके बाद वही कॉन्फ़िगरेशन उठा के हमने यहां पर पेस्ट कर दिया। यहां पर सिर्फ क्या लिखा है? firebase.auth। हमें auth के साथ साथ स्टोर भी चाहिए। फायर स्टोर इक्वल टू firebase.firestore। सही है भाई। यहां पे हम पहले auth लिख रहे थे, अब क्या लिखेंगे? फायर स्टोर। आ रही है समझ यहां तक? क्योंकि पहले हम ऑथेंटिकेशन की सर्विस यूज कर रहे थे, अब हम फायर स्टोर की सर्विस यूज कर रहे हैं। तो जो सर्विस यूज करेंगे वो सब इंपोर्ट करेंगे। तो हमने एक्सपोर्ट लगा दिया और ये एक्सपोर्ट डिफॉल्ट लगा दिया। app.js में अब हम देखते हैं अपने होम पेज पर, तो यहाँ पे क्या लिखा आ गया? होम पेज। मतलब आपके पास वो नेविगेशन से उसने स्टार्ट किया, नेविगेशन से स्टार्ट करने के बाद वो डायरेक्ट राउट में गया, राउट में इसको क्या मिल गया? होम पेज। और अब हम बोलते हैं ये होम पेज नहीं होगा, ये क्रिएट अकाउंट का पेज होगा, क्रिएट अकाउंट पेज होगा। और इसके अंदर हमें पता है कि भाई एक ईमेल होगा, एक पासवर्ड होगा। ईमेल। अच्छा, ये सब काम हमने पहले किए हुए, तो मेरे ख्याल में इसमें तो सवाल नहीं होना चाहिए। कॉन्स्ट आपने एक दे दिया ईमेल, सेट ईमेल इक्वल टू यूज स्टेट। यूज स्टेट तो भाई हमें पता है कि हम क्यों यूज करते हैं, ताकि रन टाइम पर डेटा को चेंज कर सकें। पासवर्ड यहां पर आकर सेट पासवर्ड, इसका नाम देते हैं इसको टैग देते हैं ताकि हम देख सकें हम पासवर्ड क्या लगा रहे हैं। वैल्यू में हमने दे दिया पासवर्ड और यहां पे वैल्यू में दे दिया हमने ईमेल। अच्छा, और यहां पे जाके ऑन चेंज, क्या हमें पता है कि भाई आपको इसमें आप ई मंगाओ, सेट ईमेल e.target.value, यहां पर भी ऑन चेंज मंगाओ, सेट पासवर्ड e.target.value। उसके बाद आपने एक बटन दे दिया, जिस पे आपने लिख दिया साइन अप। यहां जाके आपने एक फंक्शन बना लिया, और फंक्शन लाजमी एरो फंक्शन होना चाहिए। सबसे पहले क्योंकि हम ऑथेंटिकेशन में डेटा स्टोर कराएंगे, तो सबसे पहले हम auth को इंपोर्ट कराएंगे। auth कहां से आएगी? config/firebase से। यहां तक सबको समझ आ गई है? इसमें से अब हमने एक फंक्शन मंगाया जिसका नाम क्या है? क्रिएट यूजर विथ ईमेल एंड पासवर्ड। इसको हम दो चीजें पास करेंगे, एक ईमेल, दूसरा पासवर्ड। ऐसी है भाई। डॉट देन अगर ये काम हो जाए तो ये करना, और कंसोल पर हमें यूजर दिखा देना। और अगर ये क्या काम नहीं होता तो फिर क्या चलाना? कैच। अभी हमने टोस्टिफाई तो किया हुआ नहीं है, तो हम टोस्टिफाई के बगैर ही करते हैं। वैसे आप यहाँ पर टोस्टिफाई लगा सकते हो। इस फंक्शन को कॉपी किया और ये हमने
यहाँ पे आके दे दिया। ऑन क्लिक के ऊपर साइन अप, और साइन अप को लाजमी एरो फंक्शन के साथ कॉल करा लिया। सही है भाई, यहाँ तक सबको समझ आ गया? यहाँ पे आए, यहाँ पर गए, यहाँ जाके ईमेल दिया new@gmail.com, पासवर्ड 123 साइन अप किया। अच्छा ये यहाँ पे हम दे देते हैं maxwell@gmail.com, और अब साइन अप करते हैं। तो हमारे पास ये साइन अप हो गया, और अब हमें इसका डेटा निकालना है, इसकी आईडी वाईडी निकालनी है। तो आप यहाँ देखिए डॉट यूजर में जाके यू आईडी निकाल सकते हो। ऐसे ही है भाई। तो हम यहाँ पर आके मैक्सवेल 1 करते हैं, तुम्हारे पास उस यूजर की आईडी आ गई। यहाँ तक तो सबको समझ आ गया ना? यहाँ तक कोई सवाल है? जो फर्स्ट पे अगेन से करूंगा ना, देखो अगेन से करूंगा तो एरर देगा ना, the email already used by another account, कि पहले ये ईमेल पहले से यूज हुआ पड़ा, मतलब सेम ईमेल पे हम नहीं कर सकते, ईमेल लाजमी चीज होना चाहिए। जी 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 जी, मतलब अवेट लगाकर, देखो एसिंग और अवेट भी अच्छा है, वो के भाई वो लाइन पर रोक कर रखता है। आप अगर चाहो ना तो यहाँ पे अवेट लगा सकते हो। यहाँ पे आपने अवेट लगाया और इधर जाकर आपने एसिंग कॉल कर दिया। इससे फायदा क्या है कि आप जब तक इसका काम ना हो तब तक ये ना करें। आप इसको ट्राई और कैच में भी डाल सकते हो, कि ट्राई ऊपर बनाओ, नीचे कैच बनाओ, उसमें ही दे दो, तो जो आपको सही लगे वो इजीली। अक्सर क्योंकि ये फंक्शन हमें बाय डिफॉल्ट फायरबेस देता है, तो हम देन और कैच यूज करते हैं। जब हम अपने प्रॉमिस बनाते हैं तो वो ट्राई और कैच, क्योंकि वो हमारी अपनी कंडीशंस होती है। तो इसने बाय डिफॉल्ट पीछे ट्राई और कैच लगा। यहाँ पे आप जाते हो तो आपके पास बाय डिफॉल्ट इसने ट्राई और कैच के हिसाब से रिजल्ट देगा, और उस पे प्रॉमिस है, वो प्रॉमिस हमें खुद बताता है काम हुआ या नहीं हुआ, तो इसलिए हमें वो लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं भाई रुके लाजमी, तो आप अवेट लगा दो, इस लाइन पे रुका रहे। सही है भाई, यहाँ तक तो सब कुछ समझ आ गया। अब हम एक और फील्ड देते हैं जिसमें यूजर का नाम आएगा। तो हमने यहाँ पे जाकर एक नई फील्ड बनाई, इसको टेक्स्ट दे दिया, इसका नाम नेम रख दिया, और यहाँ जाकर सेट नेम कर दिया, और ऊपर आए यहाँ जाके एक और स्टेट बनाई नेम, और यहाँ जाकर सेट नेम कर दिया। ये क्यों कर रहे हैं? ताकि हमारे पास यूजर का जब डेटा स्टोर होगा उसमें उसका नाम भी स्टोर होना चाहिए। तो हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, बार ऑब्जेक्ट इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट के अंदर ईमेल कॉमा पासवर्ड कॉमा नेम। जब की और वैल्यू सेम हो तो आपको की और वैल्यू बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। वैसे हम इसको लिखते कैसे? इस तरह करके, ऐसे ही है ना भाई, कि ईमेल में ईमेल डाल दो, पासवर्ड में पासवर्ड डाल दो, और नेम के अंदर नेम डाल दो। पर अगर की सेम है, की और वैल्यू सेम से मुराद उसके नाम एक ही जैसे हैं, तो आप एक बार भी लिख सकते हो। आ रही है समझ या नहीं आ रही? स्वेल समझ आ रही है या नहीं आ रही? ऊपर से तो नहीं ना जा रहा? सेट है। तो आपके पास अभी तक नहीं गया, अच्छी बात है। आपने एक ऑब्जेक्ट बना लिया, उसमें ईमेल पासवर्ड और नाम रख दिया। अब हमें इस डेटा को स्टोर कराना है कहां पर? फाइल स्टोर में। ऐसी है ना भाई। अगर आपको बोलूं भाई डेटाबेस में स्टोर कराओ, तो वो तो आपके लिए बहुत इजी है। आप यहां जाके एक्सपोर्ट डेटाबेस इक्वल टू, और इसको कॉन्स्ट लगाते हैं कि भाई ये वेरिएबल है, वेरिएबल के साथ लाजमी कॉन्स्ट होना चाहिए, या लेट या वार कुछ भी। और यहाँ हम यूज करेंगे फायरबेस डॉट डेटाबेस। ऐसे ही है ना भाई। और अगर हमें डेटा स्टोर कराना है तो हम यहाँ जाकर
इसको बोलेंगे db डॉट रेफरेंस किसका, यूजर्स का, डॉट चाइल्ड क्या बना दो, एक आईडी बना दो। आईडी कौन सी बनाओ, यूजर डॉट यूआईडी डॉट सेट कर दो किसको, ऑब्जेक्ट को। ये काम हम कहां पे करते हैं, जब हमारे पास डेटाबेस कौन सा होता है, रियल टाइम डेटाबेस, नहीं फायरबेस रियल टाइम डेटाबेस, उस टाइम हम ये काम करते हैं। देखते हैं भाई ये होता है या नहीं होता, यहाँ पर ऐड होता है या नहीं। तो हम यहाँ पर आए, देखें आप यहाँ पर जाकर DB इज नॉट, हाँ डेटाबेस को हमने इक्वल रखा हुआ है। अच्छा इसका नाम डेटाबेस है तो हमने लिख दिया DB, मतलब जो नाम वहां पे यूज कर रहे हैं वो नाम यहाँ देंगे, और उसको यहाँ पे आके इंपोर्ट करा लिया DB, ये आपका इंपोर्ट हो गया। अब हम यहाँ पे आए तो हमने सबसे पहले नाम दिया असद, ईमेल दे दिया, जी 1 2 3 पासवर्ड दे दिया, और हमने साइन अप किया। साइन अप करने के बाद ये यहाँ पे ये आईडी और यहाँ पे जाएंगे तो वही डेटा इसने स्टोर करा दिया। तो ये जो था हमारे पास किसका, रियल टाइम डेटाबेस का। भैया ये तो यहाँ तक तो सबको समझ आ गया ना, सही है। अब हम करने जा रहे हैं फायर स्टोर। फायर स्टोर के लिए आपने सिंपल क्या करना होता है, जैसे फायर स्टोर के लिए हमने अब यूज क्या किया, फायरबेस डॉट फायर स्टोर, ताकि फायर स्टोर में डेटा स्टोर हो सके। अब आप यहाँ पे आए, आपने लगाया अवेट, इंपोर्ट मुझे किस लफ्ज से करना पड़ेगा, इसका नाम मैंने क्या रखा है, फायर स्टोर। तो यहाँ पे आके लिखा फायर स्टोर और उसको इंपोर्ट कर लिया, फर्स्ट लाइन इंपोर्ट हो रही है, क्लिक किया तो ये हमारे पास फायर स्टोर इंपोर्ट हो गया। अब यहां पर क्या लिखना है, डॉट कलेक्शन, क्या लगाना है, कलेक्शन किसका, यूजर्स का। वहां पे रेफरेंस था, यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे चाइल्ड था, यहाँ पे डॉक्यूमेंट, यहाँ पे क्या आएगा, डॉक्यूमेंट्स, और यहाँ पे जाके यूजर डॉट यूआईडी, और यहाँ पे जाके डॉट सेट, और सेट में हमने दे दिया ऑब्जेक्ट। जब ये काम हो जाए तो हमें कंसोल पे दिखा देना, कंसोल डॉट लॉग, डेट एड इन फायर स्टोर। नहीं हुआ तो कुछ एरर दिखा देना। तो एरर के लिए हमने क्या लगा दिया, कैच, कंसोल डॉट लॉग ई को दिखा देना। तो अब हम यहां पे आते हैं और यहां जाकर चेक @gmail.com 123 साइन अप किया तो हमारे पास ये आईडी आ गई और ये आ गया ऐड इन फायर स्टोर। क्या आपके फायर स्टोर के अंदर डेटा मैंने ऐड कर दिया। तो अब हम यहां पे आते हैं फायर स्टोर के अंदर, तो आपके पास एक कलेक्शन आ गया। कौन से नाम से कलेक्शन आ गया, यूजर्स के नाम से। उसके अंदर एक आईडी आ गई और उस आईडी पे इसने डेटा स्टोर करा दिया। आ रही है समझ भाई। तो सिंपल क्या है, अब यहां पे डेटा देखना, रियल टाइम में डेटा देखना बहुत मुश्किल था। यहां पर क्या है, समझ आ रही है, अच्छा भाई ये यूं करके डेटा है। वहां पे कलेक्शन के नीचे कलेक्शन होता है ना, तो वो बहुत डिफिकल्ट होता है कि भाई यहां पे समझ आ रही है। जी जी हाँ, उसको इसको फायर स्टोर कहते हैं, क्लाउड फायर स्टोर। जब आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट्स होंगे ना, मतलब आपने किसी यूनिवर्सिटी के लिए बनाना है, या जहाँ पे यूजर आके अपनी वीडियोस अपलोड करेगा, इमेजेस अपलोड करेगा, कोई भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेगा, तो आप फायर स्टोर यूज करते हो,
ताकि डेटा को देखते हुए आपको मुश्किल ना हो। अब आपको इजीली समझ आ रहा है। अच्छा भाई ये यूजर है, अब जैसे मैं नया यूजर डालूंगा, मैंने एक नया यूजर ऐड किया तो ये इसी लिस्ट के अंदर दो यहाँ पे डेटा आ जाएंगे, ये आप देख रहे हैं। अब क्या है कि मुझे यूजर्स में से जिसका डेटा चेक करना है उसका डेटा सामने समझ आ रहा है, देखने में इजी है, कौन सा, रियल टाइम। लेकिन जब डेटा दिखाया जाता है तो फायर स्टोर इजी है, मतलब यूजर के लिए काम करने के लिए इजी है रियल टाइम। फायर स्टोर थोड़ी सी पंचायत है, लेकिन जी जी ये है ऑब्जेक्ट का ही, लेकिन उसने दिखाया हुआ इस तरह करके है। अब देखो यूजर्स के अंदर एक इसने दो अलग से आईडी जनरेट की हुई है, ये है आईडीज वाइज ही, मतलब इसको आप डेटाबेस नहीं वो एसक्यूएल डेटाबेस नहीं बोल सकते, ये डेटा है नॉन एसक्यूएल, लेकिन दिखाते वक्त इजी होता है। क्योंकि जब यहाँ पे आप देख रहे थे ना, आपने जो वेबसाइट बनाई थी उसमें कैटेगरी में जगह ढूंढते थे भाई इस कैटेगरी की, इसकी डिश का, अगर वो हम इस पे बनाते तो इजी होता। ऐसी है ना भाई कि वो मैनेज करना बहुत इजी हो जाता है कि अब मुझे सिंपल डिलीट करना है, वहां पे डिलीट करते वक्त भी मुसीबत थी कि भाई कौन सा कलेक्शन कहां पर पड़ा हुआ है। यहाँ पर क्या है कि आपके कलेक्शन का नाम यहाँ पर, फिर डॉक्यूमेंट, और उसके अंदर भी अब जैसे मैंने यहाँ पर जाकर कोई भी दे दिया और इसको ऑटो जनरेट कर दिया और यहाँ पे कुछ आईडी दे दी, कुछ ये दिया। अब देखें, अब आपके पास जैसे इसने जनरेट किया तो इसने एक नया कलेक्शन बना दिया, इस एक के ऊपर नया कलेक्शन। सबसे पहले यूजर के अंदर ये, उसके अंदर कुछ फील्ड्स हैं और कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, और उन डॉक्यूमेंट्स के अंदर ये डेटा आ रहा है, तो इसको मैनेज करना इजी होता है बनिस्बत रियल टाइम डेटाबेस। सही है भाई? जी जी हाँ, इमेजेस स्टोरेज ही होगा, लिंक यहाँ पे सेव होंगी। मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे आपने रियल टाइम में किया था ना, अब रियल टाइम में हम स्टोरेज में जाके अपलोड करते हैं, वहां से एक इमेज की लिंक लेते हैं। यहाँ पर भी इमेज की लिंक ही स्टोर होगी, मतलब पहले स्टोरेज में डेटा अपलोड होगा, वहां से एक लिंक आएगी, वो लिंक यहाँ पे स्टोर करेंगे, ऑब्जेक्ट में स्टोर करेंगे। मतलब डेटा वही का वही है, फर्क सिर्फ और सिर्फ क्या है, दिखाने में थोड़ा इजी लगता है ताकि आपको इजीली आप इसको मैनेज कर सकें। तो हम इस कलेक्शन को डिलीट कर देते हैं। अच्छा, तो अब हम 4-5 यूजर और जनरेट कर लेते हैं ताकि फिर हम इसको टेस्ट कर सकें। तो हमने यहाँ जाकर नाम दे दिया अली, ali@.com, पासवर्ड 123। रियल टाइम, हाँ सेम ही लिमिट है, मतलब उसमें भी, हाँ यहाँ पर भी यही है। यहाँ पर भी आप रूल्स में जाओगे ना, अभी तो ये मतलब 30 तारीख का दिया हुआ है, मतलब जितनी तारीख का टाइम होगा उस टाइम के हिसाब से, तो आप यहाँ पे जाके भी ट्रू कर सकते हो। ये रहा इफ रिक्वेस्टेड टाइम, ये तो आप इस पूरे को हटाकर ट्रू मार दोगे, जिससे फायदा क्या होगा कि आप पूरी पूरी जिंदगी भी आप चाहो तो आप डेटा ऐड कर सकते हो। हाँ स्टोरेज पे तो आप ट्रू और थोड़ी कर वो तो फिर इसको हमारे पास यहाँ तक, अच्छा इफ, सही है, इसको को करते हैं डिस्कार्ड ताकि ये वापसी आ जाए, और यहाँ जाकर ट्रू कर दिया, तो अभी हमारे पास ट्रू हो गया। और इसमें आपकी हिस्ट्री जनरेट हो रही होती है कि आपने किस टाइम कौन सा कंपेयर किया, और अब आपको ये बताएगा कि भाई इससे पहले ये था और अभी आपने ये चेंज किया, तो ये आपको हर चीज़ यहाँ पे मेंटेन कर रहा हूँ।
तो आप इसमें जाकर ट्रू करोगे तो बाय डिफॉल्ट अब आप जब तक चाहो डेटा ऐड करते रहो सकते हो। तो हमारे पास एक नया डेटा भी ऐड हो गया। यहाँ जाके देते हैं बाबर और ईमेल भी देते हैं babar@gmail.com। ये बोल अच्छा ये पहले से ऐड है तो हम बोलते हैं भाई SMIT। अच्छा आजम खान सही है भाई। अब इसको ऐड कर लिया तो ये ऐड हो गया फायर स्टोर के अंदर। और यहाँ पे आए तो यहाँ पे जाकर भी इसने ऐड करवा लिया। सही है भाई। तो फर्स्ट स्टेप तो हमारा हो गया। अब हमें क्या करना है, जो यूजर अब पहले तो हमें लॉगिन करवाना है, ऐसे ही है ना भाई। लॉगिन होगा यूजर, जो यूजर लॉगिन होगा उसके पास सबके सब यूजर्स की लिस्ट आएगी ताकि वो उनको रिक्वेस्ट सेंड कर सके। तो हम सबसे पहले यहाँ पर आकर एक लॉगिन का पेज बना लेते हैं। वो भी करेंगे, अभी करेंगे, अभी तो स्टार्ट है ना। तो उसके अंदर जब वो अपने आप को लॉगिन कर लेगा ना उसके बाद आईडी लोकल स्टोर पे भेजेंगे ताकि उसके बिहाफ पे हम डेटा निकाल सकें। ऑब्जेक्ट जब पेज रिफ्रेश होगा तो या तो हमने रिडक्स की होती तो रिडक्स के जरिए कर लेते। अच्छा इसकी बात करें सही से ताकि हम इसे मैनेज कर सकें, स्टोर करा सकें सही से, क्योंकि हमने यहाँ पर अभी तक ये चीज इसको स्टोर नहीं कराई। तो हम इसको स्टोर करा लेते हैं कि भाई यूआईडी में यूजर की यूआईडी कौन सी है वो ये है, ताकि डेटा निकालते हुए हमें इजी हो जाए कि हमने यूजर की आईडी स्टोर करा दी। भाई आ रही है यहाँ तक समझ। अब हमने ये किया साइन अप। अब हम एक नया पेज बनाते हैं और इसका नाम रख देते हैं साइन अप। और यहां जाकर इसको कर देते हैं साइन अप। और यहां जाकर एक नया पेज बनाया जिसका नाम रखा login.jsx। पूरे का पूरा कोड साइन अप वाला उठाया, कॉपी किया, यहां पे आके पेस्ट कर दिया, सबसे ऊपर साइन अप को मंगा लिया। ओ साइन अप नहीं, लॉगिन का फंक्शन बना लिया। और हमारे पास अब नाम यूजर नहीं देगा, अपना ईमेल देगा, पासवर्ड देगा और फंक्शन का नाम होगा लॉगिन। और यहाँ पे हम दे देते हैं लॉगिन। और इसके अंदर जाकर इसका नाम रखते हैं लॉगिन यूजर और इस फंक्शन को भी लॉगिन यूजर दे देते ताकि सेम नाम ना हो जाए, लॉगिन यूजर। और अब फंक्शन का नाम क्या होगा, साइन इन विथ ईमेल एंड पासवर्ड। अब डेटा सेट नहीं होगा, डेटा गेट होगा। जो बंदा लॉगिन हुआ है उसका डेटा मंगाया जाएगा, ऐसी है ना भाई। तो इसको तो अभी हटाते हैं। तो हमने सिर्फ पहले कंसोल में देखते हैं कि भाई क्या ये डेटा आया या नहीं आया। और साइन अप के पेज के ऊपर नेविगेशन में जाकर एक उसको दे दिया, इसका नाम रखा साइन अप। यहाँ पे भी साइन अप दे दिया। दूसरा पेज हमारा कौन सा है, लॉगिन का, तो इसको भी हमने इंपोर्ट कर लिया और उसको बोलते हैं भाई /लॉगिन। और साइन अप के पेज के अंदर एक पेज से दूसरे पेज पे जाने के लिए हम क्या लगाते हैं, लिंक। लिंक के अंदर आपने दे दिया लिंक के अंदर क्या देते हैं, 2 देते हैं। और यहां आपने बोल दिया लॉगिन यूजर कि जैसे इस बटन पे क्लिक हो तो आप इस पाथ के ऊपर चले जाना। पाथ का नाम क्या है, /लॉगिन। तो हमने यहां जाके /लॉगिन दे दिया। तो अब हम यहां पे आते हैं तो हमारे पास एक लिंक आ गई। जैसे इस पे क्लिक किया, अच्छा इसका नाम नहीं चेंज किया, यहां जाकर इसको लिखते हैं लॉगिन पेज। तो हम लॉगिन पेज पे आ गए। अब इसमें ईमेल देते हैं,
ईमेल दे दिया check5@gmail.com और पासवर्ड 123। तो यहाँ पे आए check5@gmail.com पासवर्ड 123 लॉगिन किया तो हमारे पास लॉगिन सही करके हो गया। अगर सही करके डेटा नहीं देंगे तो एरर देगा, और इसको आप टोस्टिफाई से शो करवा सकते हो कि भाई ये जो आपने ईमेल दिया, ये जो पासवर्ड दिया वो सही नहीं है, ईमेल पासवर्ड इनकरेक्ट है। तो अब हम जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करें तो ये जो आईडी आ रही है, सबसे अब मेन काम ये है, लॉगिन पे क्लिक करते ही ये आईडी लोकल स्टोरेज में सेट करानी है, ताकि आपकी वेबसाइट को पता लग जाए कि लॉगिन यूजर इस टाइम को जो ऐप के अंदर या वेबसाइट के अंदर लॉगिन है। तो आपने यहाँ पर जाकर जैसे ही ये फंक्शन हिट होता है, अच्छा इससे पहले इसका नाम वगैरह भी निकालना है कि इसका नाम क्या था। तो नाम निकालने के लिए अगेन से अब हम निकालेंगे फायरस्टोर से। सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखा फायरस्टोर डॉट कलेक्शन। कलेक्शन किसका लेके आओ, जो हमने स्टोर कराया था। स्टोर किस नाम से कराया है, यूजर्स डॉट डॉक्यूमेंट्स। कौन सा डॉक्यूमेंट, यूजर डॉट यूआईडी। और यहां जाके हम इसको बोलते हैं अवेट। अच्छा ये बोल रहा है भाई डॉट गेट की क्यूरी लगेगी, सही है भाई। और यहां आपने बोल दिया डॉट देन। जब ये काम हो जाए तो ये कराना कंसोल डॉट लॉग स्नैप। और अगर ये काम नहीं होता तो एरर में दिखा देना। तो हमने एक डेटा फायरस्टोर से डेटाबेस मंगाने की क्यूरी लगा दी, फायरस्टोर डॉट कलेक्शन यूजर्स में से जो आईडी यहां से आ रही है, जो रिटर्न में आपको एक आईडी मिली है, वो अपने डॉक्यूमेंट को दे। और फंक्शन हिट कराया कौन सा, गेट का। उसका अगर काम हो जाए तो ये क्यूरी चलाओ, काम नहीं हो तो ये क्यूरी चलाओ। अब यहां पे आके दोबारा से check5@gmail.com पासवर्ड 123 दे दिया, लॉगिन किया। लॉगिन करते ही हमारे पास कुछ इस तरह करके डेटा आ गया। अब इसके अंदर डॉट वैल्यू, वहां पे जब आप वो यूज करते थे, क्या नाम है, डॉट वैल्यू स्नैपशॉट डॉट स्नैप। इसमें डॉट वैल्यू, यार वेल तो मेरे ख्याल वहां पे यूज होता था, ओ रियल टाइम डेटाबेस में। हाँ ये तो इसमें वेल इज नॉट, उसमें था वैल्यूज तो नहीं था, ओनली वेल। उसके देखता हूँ यार। ये हमारे पास यहाँ जाते हैं गेट फायरस्टोर क्यूरी। अच्छा इस पे ये बोल रहा है भाई लूप मारो और लूप मार के निकालो फॉर ईच डॉट डेटा। ये बोल रहा है कि आपका डॉट डेटा का कोई मेथड है, उससे निकालो। तो ये डेटा आ गया। तो आपने यहाँ जाकर देखो, अब क्योंकि वहां पे हम डॉट वेल मारते थे, यहाँ पे आप मारोगे डॉट डेटा, ताकि वैल्यू निकालने के लिए हमने सिंपल लगाया फायरस्टोर डॉट कलेक्शन यूजर्स में से डॉक्यूमेंट, और डॉक्यूमेंट्स की इस आईडी में जाकर गेट का फंक्शन लगाओ। जब ये निकल जाए तो उसका डेटा दिखा दो। और अगर मुझे इसमें से नाम निकालना है, मैं यहाँ पे सिर्फ नाम देता हूँ, तो क्या इसका नाम आ जाएगा,
सही है, तो इसका नाम आ रहा है, मतलब आपके पास नाम भी गेट हो रहा है। सर हमें भी बता दो यार, हम भी हंसने कुछ। प्रोजेक्ट बन गया, क्या बात है भाई, क्या क्या बात है। अच्छा, तो अब हमारे पास ये नाम आ गया। अब हमने इस सबको लोकल स्टोरेज पे सेट कराना है ताकि हमें पता लगे कि भाई कौन इस टाइम लॉगिन है। तो हमने सेट किया यूआईडी, और यूआईडी में डाल दिया किसको, user.user.uid। ये हमारे पास लॉगिन यूजर की आईडी आ गई। उसके बाद अब अगर उसका ईमेल स्टोर कराना है तो ईमेल के लिए आप डायरेक्ट जो ये ईमेल थी वो उठा के दे दो। पासवर्ड स्टोर नहीं करना चाहिए, नेम स्टोर कर लेते हैं, नेम, और यहां जाकर आपने बोल दिया snap.data का नेम निकाल लो। अब यहां पे आए, यहां पे आके लॉगिन किया। लॉगिन के बाद हम यहां पे जाएंगे एप्लीकेशन के अंदर, और एप्लीकेशन के अंदर यहां पर हमारे पास ऑप्शन आएगा एप्लीकेशन के अंदर, या इसको हम इसको ओपन करके देखते हैं। यहां जाते हैं एप्लीकेशन, एप्लीकेशन के अंदर लोकल स्टोरेज, और लोकल स्टोरेज में ये रहा। अब यहां जाके स्टोर करते हैं। यहां जाके हम डालते हैं ईमेल check5@gmail.com 123123। लॉगिन किया। लॉगिन करने के बाद हमारे पास उस बंदे की यूआईडी भी स्टोर हो गई, उसका ईमेल भी स्टोर हो गया, और उसका ही नेम भी स्टोर हो गया, जो आपके लोकल स्टोरेज में सेट हो गया, जिससे आप ये जान पाओगे कि वेबसाइट पे इस टाइम कौन सा यूजर लॉगिन है। तो आपने सिंपल इसके लिए क्या क्यूरी मारी है भाई, लोकल स्टोरेज को यूज किया है, और डॉट सेट आइटम, सेट आइटम आपकी की और आपकी वैल्यू ये आपने देखा, स्टोर करा दी। सही है भाई, यहां तक सबको समझ आ गया? यहां तक किसी का कोई सवाल? जी जी यार, उसको ना फिर हम ऑब्जेक्ट तो पास कर सकते हैं, लेकिन मसला ये होगा फिर ना, जब हम वहां से डेटा निकालेंगे ना, फिर वापसी जेसन डॉट पार्स करना होगा। मतलब आप ये कर सकते हो लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, और आपने बोला भाई यूजर डेटा, और यहां जाके जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, यहाँ पे आप सब कैपिटल में दोगे जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, और स्ट्रिंगिफाई में आप पूरा अपना ऑब्जेक्ट दे दोगे कि भाई उसका नाम है, जो भी आपने नाम स्टोर करा है वो, ईमेल आपने बोला भाई ईमेल स्टोर करा लो, स्ट्रिंग में देना लाजमी नहीं है, और लास्ट पे आपने बोला आईडी, यूआईडी, यूजर डॉट यूआईडी, ये हमने स्टोर करा लिया। ये बोल रहा है कि भाई, अच्छा यहाँ पे जाकर सही है, तो हमारे पास ये आ गया। अब हम देखते हैं कि हम लॉगिन करते हैं, तो अब हमारे पास एक यूजर का ऑब्जेक्ट बन जाना चाहिए। तो इसने यूजर का ऑब्जेक्ट बना दिया जिसके अंदर तीनों डेटा स्टोर करा दिए। अब लेकिन हमें स्टोर करते वक्त हमने क्यूरी मारी जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, जब हम इसको वापसी गेट करेंगे तो जेसन डॉट पास कर देंगे। ये भी आप बिल्कुल कर सकते हो, जो आपको इजी लगे वो आप लगा सकते हो। पर क्या कि यार हमें बार बार निकालना पड़ेगा, तो क्यों ना लंबाई करें, हम ये लगा देते हैं अभी के लिए, क्या आप डायरेक्ट अलग अलग स्टोर करा रहे हो। और कोई सवाल भाई? लास्ट आ रही है समझ? जी जी अच्छा बता रहा हूँ। सबसे पहले मैंने एक नया पेज बनाया लॉगिन के नाम से, याद है? तो आ गया था ना ये स्टोर करते वक्त। तो स्टोर करने का तो मैंने एक नया पेज बनाया लॉगिन का, जिसके अंदर
दो चीजें यूजर से ली, ईमेल और पासवर्ड। यहाँ पे आके वही ईमेल इनपुट टाइप ईमेल वगैरह सब कुछ किया, ऑन चेंज में सेट ईमेल सेट पासवर्ड, और यहाँ पे हम ई देते हैं, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू से ये हमारी वैल्यू उठा लेता है। एक बटन बनाया जिसका नाम रखा लॉगिन यूजर, ये आपने कर दिया। और जैसे ही आपने बोला कि भाई लॉगिन करते वक्त आप सबसे पहले मंगाओ ओथ को। ओथ क्या है? जो फायरबेस से आ रही है, जो हमने ये वेरिएबल बना के रखा हुआ है, ये रहा फायरबेस डॉट ओथ। यहां से इसको मंगा लिया। इसको मंगाने के बाद आपने बोला साइन इन विद ईमेल एंड पासवर्ड, साइन इन कर दो ईमेल और पासवर्ड से। हम आपको दो चीजें देंगे, ईमेल देंगे और पासवर्ड देंगे। जब ये काम हो जाए तो रिटर्न में हमें एक यूजर देना। रिटर्न में क्या देना सर? भाई मूछे बन जाएंगी यार, अगर बार बार हाथ हाथ लगाएंगे वो और खराब हो जाएंगी। तो कोशिश करें कि हम सामने देखें। अच्छा, तो यहाँ पे जाकर आपने कंट्रोल कर लिया। अच्छा, ये आपकी यूजर आईडी आ गई। अब मुझे डेटाबेस से फायरस्टोर से डेटा निकालना है। निकालने के लिए हमने क्वेरी लगाई फायरस्टोर डॉट कलेक्शन, यूजर के कलेक्शन में जाओ और उसके अंदर एक डॉक्यूमेंट है। कौन सा डॉक्यूमेंट है? यूजर डॉट यू आई डी। ये जो यू आई डी आपको मिली थी। फिर एक हमारे पास एक मेथड था डॉट गेट, डेटा निकालने का। ये फायरस्टोर क्या है? गेट से आप डेटा निकालते हो। जहां पे आप अगर आप जब हावर करो तो ये बोल रहा है रीड द डॉक्यूमेंट रेफरेंस टू बाय दिस डॉक्यूमेंट रेफरेंस। जो आपने डॉक्यूमेंट का रेफरेंस दिया है उसका डेटा में लेके आऊंगा। डॉट देन लगाया। जब ये काम हो जाए तो रिटर्न में हमें एक स्नैप देना। लाजमी नहीं, मतलब यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, इधर आप कुछ भी नाम लिख सकते हो। फिर आपने पहले उसका नाम कंसोल करा के देख लिया कि यार, क्योंकि ईमेल पासवर्ड तो था हमारे पास, यूआईडी भी आ गई थी, मेन क्या था उसका नाम, कि उसका नाम आया या नहीं आया। तो हमने लगाया स्नैप, ये लफ्ज स्नैप से निकालो डेटा। स्नैप के अंदर से एक मेथड है डेटा, वो सब रिटर्न लेके आएगा डेटा। अब उस डेटा में सिर्फ नाम चेक करने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट में स्ट्रिंग में नाम दे दिया कि उसका नाम लेके आ जाओ। फिर उसको हमने लोकल स्टोरेज में सेट कराया, इसलिए कि जब मेरा यूजर पेज को रिफ्रेश करेगा, अगर लॉगिन नहीं था तो उसको लॉगिन पेज पे फेंक देगा। लॉगिन था तो चैट लिस्ट लेके आएगा उसकी, जो बंदा लॉगिन है। तो उसके लिए हमने यहाँ पर सिंपल लॉगिन लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम की कंडीशन वो लगा दिया, स्टोर कर दिया डेटा। ये हमने क्यों किया? जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, कि यार हमें 3 अलग अलग की बनानी पड़ रही हैं, क्यों ना एक ऐसा काम किया जाए कि एक ही डेटा में पूरे का पूरा डेटा स्टोर कराया जाए। तो इसके लिए हम ये भी कर सकते हैं जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई। जेसन की फुल फॉर्म होती है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, जिसके अंदर की वैल्यू पेयर डेटा होता है। स्ट्रिंगिफाई इसका एक मेथड है जो किसी भी डेटा को स्ट्रिंग की फॉर्मेट में चेंज कर देता है। कर्ली ब्रैकेट के अंदर जाके आपने की और वैल्यू स्टोर करा दी। तो जैसे आप ये स्टोर करा रहे हो तो आपके पास डेटा इस तरह करके स्टोर हो रहा है। इससे फायदा क्या हुआ कि आपको ये 3 अलग अलग कीज नहीं बनानी पड़ी, एक ही यूजर डेटा के अंदर सब डेटा स्टोर हो गया। स्ट्रिंगिफाई इसलिए किया कि अगर हम ये नहीं ना करते, अगर हम ये जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई नहीं करते, ये काम सब हमने भैया उसमें किया हुआ है यार, जब वेबसाइट पे काम कर रहे थे। अगर हमें ये सब पता होना चाहिए, अगर हम वेबसाइट बनाते हैं ना तो लाजमी इंशाल्लाह पता होता। चलें, अब हमने ये किया। अब आप देख रहे हो यहाँ पे लिखा आ गया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट उसने क्या किया? अलग अलग स्टोर नहीं किया, पूरा ऑब्जेक्ट इस तरह करके फेंक दिया, जो अब हम रीड नहीं कर सकते। तो स्ट्रिंगिफाई इसलिए लगाते हैं ताकि स्ट्रिंग की फॉर्मेट में जो भी डेटा दिया उसको स्ट्रिंग में स्टोर करे, ताकि हम कीज को देख तो सकें। अब जब मैं इसको लॉगिन करूंगा तो अब ऑब्जेक्ट की जगह उसका डेटा स्टोर होगा। अच्छा, ये टाइम जब वहां पे ये आएगा चेक के नाम से, उस टाइम यहाँ पे डेटा स्टोर होगा, क्योंकि जो नाम जब वो सेट होगा तो ये आपके पास डेटा आ गया। तो अब क्या है कि इसको देखना इजी है, और वो ऑब्जेक्ट से तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। सही है भाई जी?
ये चाइल्ड के फॉर्म में तो आ रहा है, ये देखिए। अब आपको 3 कीज तो नहीं बनानी पड़ी ना, ये देखिए अब मैंने ये सब हटा दिया, लॉगिन किया, मेन की तो हमारी एक ही है ना, जो कि क्या है, यूजर डेटा। मेन की एक है, उसके अंदर कीज बनी है। तो अब क्या है कि मुझे हर जगह पर ये 3 लाइनें नहीं लिखनी होंगी, मुझे एक ही लाइन से काम हो रहा है कि 3 अलग अलग कीज। अब जब मैं इसका डेटा निकालूंगा, मैं इस तरह करके निकाल सकता हूँ कि यूजर डेटा में जाओ, उसका ईमेल लेके आओ, तो उसे वो ईमेल निकाल लेगा, क्योंकि उसने सब एक में स्टोर करा लिया। सही है भाई, यहां तक सब कुछ समझ आ गया? आगे चलें अब। अच्छा, अब एक नया पेज बनाना है हमारे पास। लॉगिन भी हो गया। अब नया पेज, जिस पेज पे हमें सबके सब यूजर गेट होंगे, जितने भी यूजर्स की लिस्ट थी वो सब यूजर आएंगे, ताकि यूजर उसको रिक्वेस्ट सेंड कर सके। लेकिन इस पे कंडीशन ये है, क्योंकि यूजर अपने आप को रिक्वेस्ट सेंड नहीं कर सकता। ऐसे ही है ना कि सबके सब यूजर लेके आओ, लेकिन उनमें से जी जी हाँ, वो भी कर सकते हो। हाँ, वो भी देखो, आप सिंपल क्या करोगे, आपने यहाँ जाकर यूजर की एक पिक्चर ले ली। हम यहाँ जाते हैं, फायरबेस स्लैश कम्पैक्ट स्लैश स्टोरेज, ये आपने सर्विस यूज की। अब नीचे आए, आपने यहां जाके बोल दिया कॉन्स्ट स्टोरेज स्टोरेज इक्वल टू, और यहां जाके आपने लिख दिया कि आप कहां से लेके आओ, फायरबेस डॉट स्टोरेज। यहां जाकर आपने एक इनपुट बना लिया, जिसकी टाइप आपने रख दी फाइल। वो भी ऐसे हो जाता है, बताता हूं, ड्रैग एंड ड्रॉप भी इसी का काम है। हाँ, ये आपने किया, ई इज नॉट डिफाइंड, यहाँ पे आके ई दे दिया। और से कौन से पेज से बनाया, साइन अप, तो हमारा ये आ गया। और अब यहाँ पर आए, तो ये आप पिक्चर आ गई। तो आप डायरेक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो। ये तो वो तो आप खुद सेट करोगे ना यार, वो तो। हाँ, हाइट और विड्थ दोगे तो वो ड्रैग एंड ड्रॉप खुद ब खुद यहाँ सेट कर देगा। वो तो आप जितनी इसकी इनपुट टाइप की स्टाइलिंग करना चाहोगे, वो तो इससे इजीली हो जाएगा। उसके बाद आपने यहाँ जाकर एक फंक्शन बनाया, कॉस्ट इमेज अपलोड के नाम से, और इसके अंदर आपने बोला भाई हम आपको एक ये देंगे, और यहाँ से कंसोल डॉट ई लॉग ई डॉट टारगेट डॉट फाइल का 0, फाइल्स का 0, और ये इमेज अपलोड आपने कॉल करा दिया यहाँ जाके। तो हम कंसोल पे चेक करते हैं इसके, डाउनलोड्स पे गए तो हमारे पास ये फाइल आ गई। अब इस फाइल को, अब क्योंकि आपने ऑन चेंज पे किया है, तो आप जैसे ही कोई और दूसरी पिक्चर डालोगे, जैसे आपने ये पिक्चर डाली,
ये आया और उसी टाइम उसका भी डाउनलोड चल जाएगा, क्योंकि जैसे पिक्चर चेंज होगी क्योंकि आपने इवेंट लगाया ऑन चेंज के ऊपर, कि जैसे ही ऑन चेंज हो ये इमेज का फंक्शन चल जाए। अब उसके बाद हमें क्योंकि इमेज को अपलोड कराना है तो आप यूज करोगे स्टोरेज की, तो हम यहाँ से जाके फंक्शन उठा लेते हैं स्टोरेज का। अच्छा, सबसे पहले आपने ये रेफरेंस उठा लिया, यहाँ जाकर आपने इसका एक रेफरेंस जनरेट करा दिया जिसके अंदर फायरबेस डॉट, अब यहाँ पे वही का वही जो आपने स्टोरेज का कीवर्ड यहाँ बनाया है उसको यहाँ पर आप इंपोर्ट कर लोगे स्टोरेज डॉट रेफरेंस के नाम से, और इसमें आपको भी रेफरेंस पास कर सकते हो। आपने बोला भाई इमेजेस, और उसके बाद आपके पास जो चाइल्ड
के रेफरेंस के ऊपर जाके अगर आपने कोई चाइल्ड बनाना है, मतलब उस रेफरेंस के अंदर कोई यूजर्स हैं, मतलब इमेजेस के अंदर जाके आपने बोला भाई यूजर्स की पिक्चर अलग रखो, स्टाफ की पिक्चर अलग रखो, इंस्ट्रक्टर्स की पिक्चर अलग रखो, तो आप वो रेफरेंस भी यहाँ पे दे सकते हो। तो आप बाय डिफॉल्ट आपने एक रेफरेंस बनाया, हमने अभी इमेजेस का रेफरेंस बनाया और उसके ऊपर जाकर आपने इमेज को अपलोड करना है। तो आपने सिंपल ये फंक्शन यूज किया ref डॉट जी देखो कलेक्शन हम उसमें बोलते हैं फायर स्टोर के अंदर, रेफरेंस है यहाँ पर। यहाँ पे जाके आपने एक स्टोरेज रेफरेंस दिया, उसमें जाके आपने फाइल को पुट करा दिया। फाइल आपकी है e.target. फाइल का 0 वो आपने पुट कराया। अब आपने बोला भाई जब ये काम हो जाए तो मुझे रिटर्न में एक डाउनलोड यूआरएल चाहिए, तो उसको आपने निकाल लिया, जो फंक्शन होता है गेट डाउनलोड वाला। तो आप यहाँ पर आए, डाउनलोड फाइल्स में आपको यहाँ पे जाकर एक लिंक दे रहा होगा गेट डाउनलोड यूआरएल का, कि भाई जैसे ये काम हो जाए तो उसके अंदर जाकर आप स्नैपशॉट डॉट गेट डाउनलोड यूआरएल ये मार दो। मतलब आपके पास जो भी चाइल्ड था, जो भी डेटा था, उसका डेटा निकाल के ले आओ। वो किसके ऊपर, स्टोरेज के रेफरेंस के ऊपर आपने दे दिया। जब ये काम हो जाए तो रिटर्न में हमें एक यूआरएल मिलेगा, वो यूआरएल आपने कंसोल कर लिया, कंसोल डॉट लॉग यूआरएल डॉट कैच एरर, कंसोल डॉट लॉग एरर पास कर दिया इसको। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे आके, और ये फंक्शन हमारे पास हिट हो गया। तो हम यहाँ पर आए, ये बोल रहा है एरर अनएक्सपेक्टेड रिवर्स की अवे। अच्छा ये ऐसे ही फालतू में लगा दिया, इसको लगाना इधर। क्योंकि इसका एसिंग नहीं लगाया, एसिंग लग गया। अब हम यहाँ पे आते हैं, इसको एक फाइल देते हैं, it does not have an http okay status। इस पे जाके देखते हैं स्टोरेज, अच्छा ओपन ही नहीं है। तो यहाँ पे आते हैं स्टोरेज, इसको करते हैं गेट स्टार्ट टेस्ट मोड, इसको कर दिया डन। तो ये आपके पास डाउनलोड की पिक्चर की लिंक आ गई, और अब ये लिंक आप डायरेक्ट स्टोर करा दोगे अपने रियल टाइम डेटाबेस के अंदर, ओ फायर स्टोर के अंदर। तो आपने यहाँ जाकर, अच्छा अब आपने सिंपल क्या किया है स्टोरेज अपलोड करने के लिए, क्योंकि ये सब काम हमने वेबसाइट में किए हुए हैं, वो जो पहले वेबसाइट बनाई थी, इमेजेस अपलोड करना, तो आप इजीली वही की वही फंक्शनैलिटी हमने यूज किया है कि भाई कंपैक्ट में जाकर किसको मंगा लो, स्टोरेज को। नीचे आके हमने बोल दिया एक्सपोर्ट कॉस्ट, स्टोरेज में जाके फायरबेस डॉट स्टोरेज को मंगा लो। इधर आए साइन अप, इस पेज के ऊपर साइन अप पे हमने एक नीचे सबसे पहले एक इनपुट बनाया, इनपुट टाइप इक्वल टू फाइल, ऑन चेंज में जाके आपने इमेज अपलोड का फंक्शन हिट करा दिया। यहाँ से आप ई को लेके जा रहे हो, जैसे वो इसके अंदर जाता है कंसोल में दिखा देता है e.target.files। फाइल्स में मल्टीपल फाइल्स आ सकती हैं,
मुझे सिर्फ एक फाइल चाहिए, तो मैंने इसको क्या पास कर दिया, इंडेक्स 0। अगर आपको मल्टीपल फाइल्स अपलोड करानी है तो आप इसके ऊपर लूप मारोगे कि पहले 0 लेके जाए, फिर 2 इमेजेस लेके जाए, फिर थर्ड इंडेक्स का। अब आपने बोला बार स्टोरेज रेफरेंस इक्वल टू, ये स्टोरेज का कीवर्ड कहां से उठ के आ रहा है, यहां से डॉट रेफरेंस। यस यार ये बताओ ये स्टोरेज का रेफरेंस कहां से उठ के आ रहा है, हाँ ये स्टोरेज का रेफरेंस कहां से उठ के आ रहा है, कहां से उठ के, भाई ये मैंने अभी अभी बताया ना, ये स्टोरेज का रेफरेंस कहां से उठ के आ रहा है। हाँ तो अब आप बताएं ना, अगर हम कोशिश नहीं करेंगे तो कैसे समझ आएगी, नहीं समझ आ रही तो रिक्वेस्ट है कि नेक्स्ट क्लास में मत आइएगा। भाई ये स्टोरेज का रेफरेंस हमारा फायरबेस से उठ के आ रहा है। बिल्कुल मुश्किल चीजें हैं, लेकिन अगर आपने आपको तसल्ली देके बैठोगे ना कि ये तो मुझे समझ ही नहीं आना, तो फिर कभी भी समझ नहीं आएगा। तो आप कोशिश करो कि भाई जो चीज मुश्किल है, कुछ अगर आपके साथ वाला समझ पा रहा है तो आप भी समझो, कोशिश तो करो। अगर कोशिश नहीं हो रही तो अब इतनी गर्मी है मत आओ, यहाँ पे इतनी गर्मी, यहाँ पे एक तो एसी नहीं चल रहे, फिर यहाँ बैठा नहीं जा रहा, तो इसलिए गर्मी छोड़ दो, ये कोर्स आपके ऊपर से निकल चुका है। स्टोरेज डॉट रेफरेंस, इसमें आपने पास कर दिया अपनी इमेजेस का रेफरेंस, यहाँ पे जाके आपने दिया स्टोरेज रेफरेंस डॉट पुट। पुट एक मेथड है जो फाइल को पुट करवाता है, हमें कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, इसकी डॉक्यूमेंटेशन हर चीज बताती है जी। पुश, पुश में तो मैंने यार नहीं देखा, एक मिनट देख लेते हैं, पुश में हो सकता है, मेरे ख्याल में पुश तो नहीं, इसके अंदर पुट ही होता है। वो तो डेटाबेस की जनरेट होती है, वो तो डेटाबेस की जो की है ना वो जनरेट करना, पुट का मकसद है फाइल को पुट करवाए, तो यहाँ पे ओनली पुट ही यूज होगा कि डेटा, ये डेटाबेस नहीं स्टोरेज पे फाइल अपलोड होने जा रही है, तो यहाँ पुट ही यूज करेंगे। और इसमें हमने वो फाइल दे दी e.target.files, फाइल्स के अंदर जाके हमने बोला भाई जब ये काम हो जाए डॉट देन स्नैपशॉट, और स्नैपशॉट के अंदर जाकर हमने उनको बता दिया कि गेट डाउनलोड यूआरएल। जब ये काम हो जाए उसके बाद आप इसी रेफरेंस के ऊपर एक मेथड हिट करना जिसका नाम है गेट डाउनलोड यूआरएल, जो इसका यूआरएल रिटर्न में आपको देगा। जब ये काम आपको यूआरएल भी मिल जाए तो रिटर्न में आपको यूआरएल मिला है वो हमें कंसोल करा देना। सही है भाई, यहां तक सब कुछ समझ आ गया, समझ आई या नहीं आई? आइए यहाँ पर गए कॉस्ट, आपने बोला भाई लिंक सेट लिंक, क्योंकि ये लिंक आपने साइन अप करते वक्त अब यूजर के अंदर की स्टोर करानी है, तो आपने यहाँ पे जाके एक नया लिंक के नाम से कीवर्ड बना दिया और सेट लिंक। नीचे आए आपने बोला जब ये यूआरएल आ जाए उसके बाद सेट लिंक कर देना, क्या सेट कर देना, यूआरएल। और आपने बोला जब भाई आप ये अकाउंट लेके जा रहे हो उस टाइम इमेज यूआरएल के नाम से, इमेज क्या नाम है इसका हमने रखा है, लिंक रख देना, जो नाम आपने यहाँ पर ऊपर बनाया हमने लिंक, तो हमने यहाँ पे जाके लिंक कॉल करा दिया। अब देखते हैं भाई एक यूजर ऐसा बनाकर, और देखते हैं इसकी इमेज जाती है या नहीं जाती। तो आपने दे दिया आमिर, और यहाँ जाके amir@gmail.com 123 और पहले इमेज को अपलोड करते हैं, और उसके बाद जब ये रिटर्न में, अच्छा अब इस पे आपने कंडीशन माननी है कि ये बटन इनेबल तब हो जब लिंक आ गई हो। ये काम हमने उस टाइम किया था, तो ये काम आप इजीली खुद कर सकते हो, ट्राई करना नहीं हो तो मैं बताऊंगा। तो ये आपका आईडी आ गई और ऐड इन फायर स्टोर भी लिखा हुआ आ गया। अब हम यहाँ पे आते हैं तो लाजमी स्टोरेज फायर स्टोर के अंदर आपके पास यूजर्स के अंदर जो अभी सबसे लास्ट में यूजर बना है,
उसके अंदर इमेज भी आ रही होगी, तो ये आमिर के अंदर उसकी पिक्चर स्टोर होगी। सही है भाई? तो अब ये काम तो इजीली हो गया। अब आपने लॉगिन करना है, और लॉगिन करते वक्त इसका पूरा ये डेटा मंगाना है। तो हमने ये काम भी कर लिया। एक मिनट, ये सब यूजर इसलिए उड़ा रहा हूँ क्योंकि इनके पास इमेजेस नहीं थी। जब वहां पे इमेजेस शो करूंगा तो वहां पे वो एरर देगा कि भाई एक के पास है, बाकी के पास इमेजेस के कोई भी नहीं है। तो इसलिए अब जो नए यूजर आएंगे उसमें इमेजेस आ जाएंगे। अब लॉगिन के पेज पे आए, लॉगिन के पेज पे हमने डेटाबेस से मंगा लिया, और इसके साथ साथ एक नई की मंगाई जिसका नाम रखा इमेज, ताकि यूजर की पिक्चर को भी स्टोर करा सकें। तो ये आएगा स्नैप डॉट डेटा, और डेटा के अंदर से इसका नाम क्या है? इमेज यूआरएल। तो हमारे पास ये आ गया। अब हमने बोला भाई ये काम एक बार लॉगिन करके देख लेते हैं। लॉगिन पे गए, amir@gmail.com 123 लॉगिन किया, तो एप्लीकेशन में उसकी इमेज भी स्टोर होगी, उस यूजर की जो उसकी पिक्चर थी। सही है भाई? तो आपके पास ये आ गया। अब हमने बोला जैसे ही लॉगिन करें तो एक नया पेज बनाते हैं। यहां पर गए users.jsx, यहां पर जाकर आपने बोला फंक्शन बना दो जिसका नाम रख दो यूजर्स। रिटर्न करा दो। रिटर्न के अंदर आपने बोला भाई h1, और इसमें आपने बोला सब यूजर्स की लिस्ट आ जाएगी, यूजर लिस्ट। जितने भी यूजर यहाँ पे रजिस्टर होंगे सबके सब लिस्ट निकल के आ जाएगी। और वो हमें पता है कि भाई जब फर्स्ट टाइम एपीआई चलानी हो तो हम किसको मंगाते हैं? यूजरफेड। सिर्फ एक बार चलना चाहिए, तो आपने यहाँ बोला भाई ये एक बार चलना चाहिए। अब लिस्ट मंगाते वक्त हमें 3 कंडीशन का ख्याल रखना है। एक, वो यूजर आए जिसकी आईडी जो अभी लॉगिन यूजर है वो ना हो। दूसरी कंडीशन, जिसको मैंने रिक्वेस्ट सेंड की हो या फिर जिसने मेरे को रिक्वेस्ट सेंड की हो, वो दोनों यूजर नहीं आने चाहिए। ऐसी है ना भाई कि आपके पास डेटा मंगाते वक्त, हाँ, एक तो जो सा लॉगिन यूजर है वो नहीं होना चाहिए। दूसरा, जिसको आपने रिक्वेस्ट सेंड की हुई है या जिसने मुझे रिक्वेस्ट सेंड की हुई है, ताकि हम, क्योंकि इस पेज पर अब हम दोबारा से नए यूजर्स को रिक्वेस्ट सेंड करेंगे ताकि उनको फ्रेंड बना सके। तो अब हमारी, अच्छा ये काम तो पहले किया नहीं है, सेंड और रिक्वेस्ट वाला। अगर किसी ने ब्लॉक किया हुआ है, ये भी है कि भाई जिस बंदे को ना, आप ये भी काम इसमें ऐड कर सकते हो कि जिसने आपको ब्लॉक किया हुआ है उसकी आईडी अपने रेफरेंस में गिरा दोगे कि भाई इस बंदे ने इसको ब्लॉक किया हुआ है, तो वो भी नहीं आएगा। तो ये भी आप कंडीशन बना सकते हो कि भाई, लेकिन ब्लॉक किया होगा तो उसको या तो मैंने रिक्वेस्ट सेंड की होगी या उसने मुझे सेंड किया होगा, वो ऐड नहीं हो सकता। तो हमारी कंडीशन यही है कि या मैंने रिक्वेस्ट, ब्लॉक तो वो उसी टाइम कर सकता है जब मैंने उसको रिक्वेस्ट सेंड की, हमारी बात हुई, बात होने के बाद हालात खराब हो गए, उसने ब्लॉक कर दिया। लेकिन रिक्वेस्ट तो सेंड हो चुकी थी ना भाई, तो रिक्वेस्ट सेंड हुई है तो वो ब्लॉक के लिए मसला नहीं आएगा। लेकिन हम चैट के पेज पर सिर्फ वो दिखाएंगे जो अभी तक ब्लॉक नहीं हुए। जिन्होंने ब्लॉक कर दिया है उनकी चैट के नीचे लिखा आएगा दिस पर्सन इज नॉट अवेलेबल ऑन मैसेंजर। और ये हमारी मैसेंजर पे ये बंदा है नहीं, लेकिन वो होता है, ब्लॉक होता है तो इसलिए लगता है कि है नहीं बंदा। तो आप ये कंडीशन ही बना सकते हो, बना के देखेंगे इसको भी। जी जी, अभी स्टार्ट ये तो करें, तो कोई मसला नहीं, होने दो, लंबी जाती है क्योंकि हम बहुत लेट हैं भाई। अगर ये चैट ऐप भी मैंने 2 से 3 वीक लगाए ना, तो ये मुझे 2 से 3 वीक करा देंगे सिलाने वाले, क्योंकि रेक्ट नेटिव अभी पूरा रहता है, नोट जैसे रहता है, तो इसलिए स्पीड में घुमाएंगे चैट ऐप को, मतलब हर फंक्शनलिटी ऐड करेंगे
क्योंकि हमने गलती में स्टार्ट में बोल दिया था कि चैट ऐप कराऊंगा, अब ना कराई तो भी मसला है, तो इसलिए चैट ऐप को लाजमी कंप्लीट करते हैं जितना भी टाइम लगे। नेक्स्ट क्लास हम 1 बजे स्टार्ट करेंगे तो वो लंबाई की तरफ चली जाएगी। उस पर भी करेंगे ना, उस पर अलग होगा, उस पर फंक्शनलिटी अलग लगेगी, क्योंकि हर एक में वहां पे जाके आपने वो बनाई थी वेबसाइट, यहाँ पर आके आप ये बनाओगे, तीसरे वाले में ई कॉम की ऐप के साथ चैटिंग लगाओगे, ताकि मार्केट में दिखा पाए ना भाई कि कुछ ना कुछ गलती हुई थी, सिलानी गए थे। तो नहीं पे हम एक पेज से दूसरे पेज से भेजेंगे तो लिंक से भेजेंगे। नहीं वो नहीं करें, वो तो बिल्कुल सही बात है कि वो तो पेज पे गया फिर, तो हम यूज रेफरेंस के जरिए भेजेंगे ना। इस पेज पे हम इस तरह भेजेंगे, बता रहा हूँ। देखें हमारे पास नेविगेशन में हमने एक नया पेज बनाया, यहां जाकर आपने यहां पे दे दिया /यूजर, और यहां जाके आपने दे दिया होम, होम का पेज आ गया, इसका नाम है यूजर। ये आ गया यूजर, इसको हमने कॉपी किया, यहां पे आके पेस्ट कर दिया, ये यूजर का पेज हमने मंगा लिया। अब हमने क्या किया, जैसे यूजर लॉगिन हो तो हमें एक मिलता है पैराम्स कॉस्ट नेव, हमने एक वेरिएबल बनाया नेव, इसको यूज किया यूज नेविगेट, इसमें हम यूज करते हैं क्या, यूज नेविगेट, एक पेज से दूसरे पेज पे जाने के लिए। और ये आप बोलोगे जब आप लॉगिन कर लो, तो लॉगिन करने के बाद स्लैश किस पेज पे चले जाओ, /यूजर। तो हम यहाँ पे आते हैं और देखते हैं भाई, यहाँ पे लॉगिन करते हैं, अच्छा यूजर का नाम, अच्छा आमिर है, तो यहाँ पे आते हैं, आमिर को लॉगिन करते हैं, और यहाँ पे लॉगिन पे हिट किया तो हमारे पे ये हो गया, आईडी आ गई, और बाय डिफॉल्ट वो इस पेज पे चला गया। और अगर अभी हम जाके देखेंगे तो एप्लीकेशन में अभी तक डेटा पड़ा हुआ, तो वो मसला नहीं करेगा। सही है भाई, तुम्हारे पास यूजर के पेज पे आ गया। अब यहाँ पे हमने काम करना है, सबसे पहले तो हमें एक क्यूरी मारनी है डेटाबेस से डेटा मंगाने के लिए। तो हमने बोला गेट यूजर्स, गेट यूजर का आपने एक फंक्शन बनाया जो आपके पास यूजर लेके आएंगे, गेट यूजर, सिंपल क्यूरी वही की वही, आपने बोला भाई अवेट फायर स्टोर डॉट कलेक्शन। अब इस कलेक्शन में ना हमें सबके सब यूजर चाहिए, हमें सबके सब यूजर चाहिए, सिर्फ कौन से नहीं चाहिए, जहां पर यहाँ पे फाइंड करने के लिए वेयर की क्यूरी लगती है, कौन सी लगती है, वेयर की क्यूरी। यहाँ पे आके आपने बोल दिया जिस की को आपने मैच करवाना है, और अगर इक्वल टू करना है तो स्ट्रिंग के अंदर 2 बार इक्वल, नॉट इक्वल तो ये लगाना है, ग्रेटर देन तो मतलब बोलने का मकसद कि स्ट्रिंग में लगाओगे, लगाना है स्ट्रिंग के अंदर। सबसे पहले आपको देनी होती है की का नाम, हमने बोला भाई हमारी की का नाम है यूजर आईडी, की का नाम क्या है, यूजर आईडी, और यहां पे जाके आपने बोला कि वो मैच ना करती हो, वो मैच ना करती हो, क्योंकि हमने सबके सब यूजर तो मंगाने हैं, लेकिन वो यूजर नहीं मंगाना जो अभी लॉगिन है। हमें लॉगिन यूजर कैसे पता लगेगा, हम निकालेंगे लोकल स्टोरेज से, फॉर यूजर आईडी इक्वल टू लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम
और गेट आइटम में आपने जब लॉगिन करवाया था तो आईडी किस नाम से स्टोर कराई है, यूआईडी, तो आपने यहाँ पे दे दिया यूआईडी। और आपने बोला कि भाई वहां पे अब इसको स्ट्रिंग में नहीं देना, ये एक की है, तो वेरिएबल है, तो वेरिएबल बिल्कुल इसी तरह रखेंगे। आ रही है समझ? तो हमने क्यूरी मारी भाई फायर स्टोर से कलेक्शन निकाल के लाओ यूजर्स के, लेकिन वो कलेक्शन नहीं लेके आना जहां पर यूजर की आईडी इस यूजर से मैच कर रही हो। उसके बाद अब इसको आपने वेरिएबल में स्टोर कराया, स्नैपशॉट या ऑल यूजर इक्वल टू ऑल यूजर डॉट फॉर ईच, यहाँ पे इसने मेथड दिया होगा रीड करने का, यहाँ जाते हैं रीड डेटा गेट डेटा, और इधर जाकर आपने बोल दिया फायरस्टोर डॉट कलेक्शन गेट अ डॉक्यूमेंट, ये एक स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट है, और स्नैपशॉट डॉट, अच्छा उसके बाद डॉट गेट भी मारना है। इसके बाद आपने यहाँ पे क्या लगा दिया, डॉट गेट, इसको गेट करके लाओ, और उसके बाद आपने बोला भाई फॉर डॉट देन में आपको डेटा मिलेगा, कंसोल डॉट लॉग स्नैप डॉट डेटा डॉट कैच, कंसोल डॉट लॉग ई, और इधर जाकर आपने बोला भाई ये बता रहा है कि उस पर फॉर ईच का लूप मार के 1 बाय 1 इंडेक्स पे डेटा उठा लो, तो हम इसका नाम ये दे देंगे। सही है भाई? तो अब यहाँ हमें डॉक्यूमेंट का डेटा दिखा देगा, तो देखते हैं भाई इस पेज पर हमारे पास फायर स्टोर इज नॉट डिफाइंड, अच्छा यहाँ पे फायर स्टोर नहीं आएगा, इसका नाम क्या हमारे पास फायर स्टोर ही तो है, अच्छा इंपोर्ट नहीं है, ये हमने इंपोर्ट कर दिया, ये हमने यहाँ पे जाकर इंपोर्ट करा दिया। अभी हमारे पास एरर क्यों दे रहा है, तो एरर नहीं आ रहा, कंसोल पे देखते हैं, अच्छा हाँ सही, तो एक और यूजर बना लेते हैं, अली @gmail.com 123 इसकी पिक्चर देते हैं, साइन अप कराया, अच्छा भाई चेंज करते हैं इसको, यहाँ जाकर ये ला दें, और इस पर अब देखते हैं लिंक आई या नहीं आई, ये लिंक ये लिंक आ गई, हमने साइन अप पे क्लिक कर दिया, ये साइन अप हो गया। अच्छा इसको आपने ना उस पर दिखा अली न्यू, इस पे आप वो लगा दोगे ना, क्या नाम है टोस्टिफाई, तो वो इजीली आपको बता देगा कि भाई ये डेटा सेव हो गया, और ये आ गया। अब देखते हैं भाई ये भी हो गया, वो भी आप कर सकते हो, आप यहाँ पे जाओ, जैसे ही साइन अप करें ना, तो यहाँ से क्या आप एक वेरिएबल बनाओ नेव यूज नेविगेट, ये इंपोर्ट किया, जैसे ही साइन अप हो जाए, और जैसे आपके पास यहाँ पर साइन अप हो, इसके साइन अप के बाद इसके अंदर नैव, और नैव पे आपने बोल दिया भाई स्लैश
एरर क्यों आ रहा है? नेव अच्छा एक मिनट, इसके अंदर क्योंकि हमने सिंगल लाइन है, सही है। अब स्लैश आपने बोल दिया भाई आपके पास लॉगिन के लिए स्लैश लॉगिन पे चले जाओ, तो आपने इसको स्लैश लॉगिन में भेज दिया। तो यहाँ देखते हैं भाई हम नया अकाउंट लॉगिन करते हैं, umar@gmail.com 123123, और यहाँ जाके आपने ये पिक्चर डाल दी और इंस्पेक्ट में जाकर इमेज ऐड होगी। अब हम साइन अप करते हैं ऑलरेडी इन यूज, तो हम बोलते हैं उमर टेस्ट के नाम से बनाया, ये हुआ तो ये डायरेक्ट लॉगिन पेज पे आ गया। अब हम सबसे पहला यूजर था आमिर को लॉगिन करते हैं और इस पेज पर कंसोल पे हमारे पास लाजमी यूजर आने चाहिए। आमिर आ गया और ये आ गए यूजर्स, सही भाई। अब इसके अंदर आमिर नहीं होना चाहिए, ये फर्स्ट वाला अली उमर सही है, तो इसमें आमिर नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि हमने कंडीशन मारी हुई है कि भाई हमें वो यूजर दिखाओ जहां पर करंट यूजर ना हो। ये अगर हम ये नहीं मारेंगे तो वो अपने आप को भी रिक्वेस्ट सेंड कर पाएगा, तो इसके लिए सिर्फ हमने ये कंडीशन मारी। अब जैसे हमने किया तो यहाँ आमिर कहीं ना कहीं आ गया होगा, ये रहा आमिर, सही है भाई। तो आपने इसके लिए कंडीशन ये लगाई है कि वो यूजर लेके आओ जहां पर आमिर की आईडी मैच ना करती। तो अब हम यहाँ पे आए, अब ये जब डेटा आ जाए तो आपने बोला भाई यूजर्स की एक लिस्ट बना दो, सेट यूजर यूज स्टेट, और इसमें आपने बोला खाली एरे बना दो। जैसे ही डेटा आ जाए तो सेट यूजर, अब क्योंकि ये वन बाय वन डेटा लेके आ रहा है तो हमने बोला भाई बाहर एक वेरिएबल बना लो डेटा के नाम से, उस डेटा में बार बार पुश करते जाओ। क्या पुश करते जाओ? डॉक्यूमेंट डॉट डेटा, और उसके बाद यहां पर आकर आपने बोला भाई जितना भी डेटा ऐड हुआ है सेट यूजर में जाकर पूरे का पूरा डेटा डाल दो। नीचे आए, इधर जाकर आपने बोला भाई लूप चलाओ। लूप किसके ऊपर चलाओ? यूजर्स के ऊपर, यूजर्स डॉट मैप। ये तो सबको याद है ना भाई, मैप तो बहुत इजी है। इसमें आपने बोला रिटर्न फॉर, हाँ हाँ, अब हमें ना उसमें डॉक्यूमेंट की आईडी नहीं चाहिए, हमें डायरेक्ट डेटा चाहिए। होता क्या, ये देखें इस डॉक्यूमेंट में आईडी भी स्टोर है और वो डेटा भी स्टोर है। हमें आईडी को स्किप करना है, सिर्फ डेटा रखना है। क्योंकि ये देखें ना, हमें ये जो डेटा आ रहा है इनको नहीं लेना, हमें इन सबको लेना है। ये जो डेटा आ रहा है इसको मंगाने के लिए हमने सिंपल यहाँ पे डॉस में पूरा डेटा आएगा। अगर स्नैप करेंगे स्नैप में आइडिया भी होंगी और डेटा भी होगा, फिर वहां से डेटा निकालना मुश्किल हो जाएगा। तो हमने लूप लगाया, लूप से सिर्फ और सिर्फ ऐड डॉक्यूमेंट्स का डेटा करवाया। वो हाँ, वो इसलिए काम नहीं करता क्योंकि डॉट डेटा में स्टोर हुआ है, वो डॉट वेल था, इसलिए हमने डायरेक्ट ये लगाया हुआ है कि भाई एक लूप बनाया, उस पर लूप चला के उसमें स्टोर करा दिया। अच्छा, अब यहाँ पे आए, यहाँ पे आके सबसे पहले आपने थोड़ी सी स्टाइलिंग कर दी ताकि बॉर्डर बना दिए बस इसके सिंपल। बॉर्डर 10 पिक्सल सॉलिड, और इसको 5 पिक्सल कर देते हैं। और बॉर्डर के साथ आपने विड्थ दे दी, विड्थ तो 100%, हाइट की जरूरत नहीं है। यहाँ पर के H1 में हमने नाम दिखा दिया, नेम दे दिया। नेम के अंदर जाकर
वेल डॉट नेम आ गया। उसके बाद यहां पर आकर आपके पास दो यूजर आ गए, दो यूजर आ गए। अब स्टार्ट में आपको इसकी पिक्चर डालनी है, तो आप इसके साथ इमेज एसआरसी में जाकर उनकी जो भी पिक्चर है वो डालते हैं, v.image_url। तो आपका ये पिक्चर आ गई। यहां जाके आप इसकी हाइट और विड्थ सेट कर सकते हो। विड्थ भी आपने दे दी 20 पिक्सल और हाइट भी दे दी, हाइट दे दी 10%। तो छोटी छोटी आपके पास इमेजेस भी आ गई। राइट साइड पे आपने बटन लगाना है रिक्वेस्ट सेंड करने का। तो आपने दे दिया एक बटन, और यहां जाके स्टाइल डिस्प्ले फ्लोट मार दिया इसको, डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट, स्पेस बिटवीन। तो हमारे पास यहाँ पे बटन, तो बटन भी जो है उस पर टेक्स्ट लिखा हुआ नहीं है, तो यहाँ पर गए सेंड रिक्वेस्ट। तो आपके दो बटन। अब इसकी स्टाइलिंग आप छोटी छोटी कर दोगे ताकि तरीके खराब ना लगे। विड्थ और हाइट, विड्थ आपने दे दी 20 पिक्सल, हाइट दे दी आपने, बहुत छोटा हो गया बेचारा। और यहाँ जाकर आपने मार्जिन राइट मार दिया। तो सेंड रिक्वेस्ट के बटन आ गए। मार्जिन टॉप भी मार दोगे। अब क्या है कि जैसे ही मैं सेंड रिक्वेस्ट के बटन पे क्लिक करूं तो इसकी रिक्वेस्ट सेंड हो जानी चाहिए। सही है भाई? तो ये काम इंशाल्लाह आप नेक्स्ट क्लास में करते हैं, क्योंकि अभी सेंड किया तो हम खुद सेंड हो जाएंगे, मसला है ये। तो इसलिए सेंड रिक्वेस्ट। अच्छा एक मिनट, अभी मैं ये नाम पुकारूंगा फिर आप ऑफ करेंगे। अच्छा अब नेक्स्ट काम आपने ट्राई करके आना, ये कोड में यहाँ तक रख दूंगा। लाजमी साइन अप, लॉगिन, यूजर्स की लिस्ट और सेंड रिक्वेस्ट पे काम करके आना है। सही है भाई? वीडियो लाजमी अपलोड कर दूंगा इंशाल्लाह। अभी